वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम नेशनल बुक फाउंडेशन बायोलॉजी की बुक यूनिट नंबर 3 द सेल के बारे में स्टडी करेंगे। बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी की है जिसमें हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से डील करती है। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल से डील करती है। और वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। ठीक है, वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल से डील करती है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। इस चैप्टर में चूंकि हम सेल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये वाला कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आता है? सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल को डिफाइन कैसे करते हैं? सेल को हम सिंपली डिफाइन करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। या फिर हम सेल को दूसरी तरह डिफाइन कर सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक मल्टी सेलुलर बॉडी या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रही होती है, जो मोर देन वन सेल से कंपोज होता है, उसमें जो एक सिंगल सेल है वो ब्रिक का फंक्शन करता है, मींस वो ईंट का फंक्शन करता है, और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा एक लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हम बायोलॉजी सेल को कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी। तो सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और उसने जो प्लांट के कोक टिश्यूज होते हैं उनका एक स्लाइस लिया था और उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसे एग्जामिन किया था। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो प्रीवियस टाइम्स में अभी इतनी उसके लेंसेज जो थे वो इतने सेंसिटिव नहीं थे, तो बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल तक जा सके। तो उन्होंने जस्ट सेल को क्या बोला था कि ये एम्प्टी चैम्बर्स हैं, मींस खाली डब्बों की तरह हैं जिनकी एक थिक आउटर कवरिंग्स होती हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, और कहां से डिस्कवर किया था? जब वो थिन स्लाइस ऑफ कॉक टिश्यूज को एग्जामिन कर रहा था अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसने सेल के बारे में बोला कि ये क्या है? खाली चैम्बर्स हैं जिनकी थिक आउटर कवरिंग्स है। ठीक है, जिनकी आउटर कवरिंग्स थिक हैं। और जब वक्त के साथ साथ जब 19th सेंचुरी में जो माइक्रोस्कोप के लेंसेज की क्वालिटी जब बेहतर होना शुरू हुई, मीन्स हम मजीद बारीकी, मजीद माइन्यूट लेवल पर देखने के काबिल हुए, तो उस वक्त पता चला कि सेल एक एम्प्टी चैम्बर नहीं है, बल्कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। और ये डिस्कवरी न्यूक्लियस की हुई थी 1831 में। ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को भी आइडेंटिफाई किया था आने वाले सालों में। ठीक है, 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की भी डिस्कवरी होती चली गई थी। ठीक है, जिसका मतलब है कि सेल एम्प्टी चैम्बर नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें सेंट्रल चीज क्या होती है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड था सेल के बारे में। अब ये प्लांट और एनिमल सेल के आप लोगों को डायग्राम शो हो रही होगी। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो मेन डिफरेंस है, अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स क्या शो करते हैं? लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसकी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो मेन जो रीजन है वो क्या है? कि इसके जो एनिमल सेल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स क्या है? फ्लेक्सिबल है। और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से है? आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन की वजह से है, कि इसमें जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई सेल वॉल टाइप चीज नहीं होती। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या आ जाती है? सेल वॉल आ जाती है, जो उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी जगह पे खड़े होकर जस्ट लोकोमोशन शो कर सकते हैं। मींस पार्ट्स को बेंडिंग या स्ट्रेचिंग वगैरह की मूवमेंट शो करा सकते हैं, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल व्हिच प्रोवाइड देम रिजिडिटी। सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं वो सेल वॉल के बारे में है। ठीक है, सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में मौजूद होती है। ठीक है, प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो
सेल वॉल होती है। इसके अलावा फंजाई में और एल्गी में क्या मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, एल्गी और फंजाई में है वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल क्या है, रिजिड होती है। ठीक है, रिजिड होती है, उसमें किसी चीज की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और रिजिडिटी की वजह से ये हेल्पफुल होती है इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द प्लांट। ठीक है, और ये इनर्ट होती है, सब्सटेंसेस से रिएक्शन नहीं करती और ज्यादातर सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होना अलाउ करती है। ठीक है, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में इसकी हमारे पास 3 लेयर्स हैं। एक है प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। इसको हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला। यहाँ पे डायग्राम देखें तो डायग्राम में आप है ये जो ग्रीन कलर से शो है ये आप लोगों की प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, ये जो ब्लू है ये आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है और प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की तरफ इन साइड क्या मौजूद होती है, सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, अब जो प्राइमरी लैमेला है वो 2 प्राइमरी सेल वॉल्स के बीच में मौजूद होती है। 2 प्राइमरी सेल वॉल मींस एक प्राइमरी सेल वॉल एक सेल की, ठीक है, और दूसरी प्राइमरी सेल वॉल दूसरे सेल की। ये हमारे पास ये जो पूरा है ये आप लोगों का प्लांट का एक सेल है और ये जो पूरा है ये आपका प्लांट का दूसरा सेल है जिसकी आप लोगों को तीनों मेम्ब्रेन्स शो हो रही हैं। और ये जो ग्रीन कलर की आप लोगों को मेम्ब्रेन्स शो हो रही हैं, ग्रीन कलर्स के अंदर की तरफ अगर आप लोग देखें तो ये जो ऑरेंज है, ठीक है, जो ये ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन है ये क्या है, मिडल लैमेला है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला, जो 2 प्राइमरी मेम्ब्रेन्स के दरमियान में मौजूद होती है। ठीक है, आप लोगों को इनकी लोकेशन यहाँ से समझनी थी, होप सो आप लोगों को लोकेशन समझ आई होगी। ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है उसमें 3 मेम्ब्रेन्स हैं, एक है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी एंड तीसरी इज मिडल लैमेला। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आप लोगों को ग्रीन कलर की नजर आ रही है और जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है और जिसकी वजह से ये क्या होती है, रिजिड होती है। ठीक है, इसके अंदर की तरफ क्या मौजूद होती है, सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होती है, लिग्निन की। ठीक है, और जो लास्ट वन है मिडल लैमेला वो 2 सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के बीच में मौजूद होती है। ठीक है, ये आप लोगों का एक सेल है, ठीक है, और ये आपका दूसरा सेल है। अब इन दोनों सेल्स की जो ग्रीन कलर की प्राइमरी वॉल्स हैं उनके बीच में ये जो ऑरेंज पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये मिडल लैमेला है। ठीक है, तो 2 प्राइमरी वॉल्स के बीच में मिडल लैमेला मौजूद होती है और मिडल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ पेक्टिन, ठीक है, किससे बनी होती है, पेक्टिन, और पेक्टिन के भी कौन से सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या कहलाते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस जो एक सेल की सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन के बीच में डेवलप हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और इनके जरिए एक सेल से सब्सटेंसेस दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं। यहाँ जो आप लोगों को ये ब्लैक कलर के ब्रिजेस नजर आ रहे हैं ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन डेवलप करते हैं। ठीक है, अगर हम दोबारा से इसको देखें तो ये जो रेड कलर की है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं, ये आपकी सेकेंडरी, ये प्राइमरी एंड देन मिडल लैमेला। मिडल लैमेला 2 सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल के बीच में मौजूद होती है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की तरफ मौजूद होती है। और प्लाज्मोडेस्माटा वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं जो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के इसके स्ट्रक्चर के बारे में था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके तीनों मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आए होंगे। आगे ये एक दफा जो मैंने आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन दी है उसको बुक से रीड आउट कर लेते हैं। मिडल लैमेला मैंने आपको बताया था किसका बना हुआ है, क्या, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ पेक्टिन का बना है। ये स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक है, चिपकने वाला सब्सटेंस है। और मिडल लैमेला का क्या काम होता है कि एक प्लांट के सेल वॉल को दूसरे प्लांट के सेल वॉल से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये स्टिकी इन नेचर होता है जो सेल वॉल्स की नेबरिंग सेल वॉल्स को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी वॉल थी। प्राइमरी वॉल सेलुलोज से बनी होती है जो कि क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होती है और ये थिन और
फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल थिन और फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट टू द प्राइमरी सेल वॉल इज द सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल थिक और रिजिड होती है। रिजिड होती है, ये किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल के सेलुलोज फाइबर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल। अब हमारे पास क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेल वॉल में टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स मीन सुराख होते हैं छोटे छोटे, जो नेबरिंग सेल्स के में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस डेवलप करते हैं, ठीक है। और उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के जरिए वो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उन कनेक्शंस को, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा जो कनेक्शन होता है वो एक प्लांट की सेल मेम्ब्रेन से दूसरे प्लांट की सेल मेम्ब्रेन तक का होता है, और ये होके किसके थ्रू गुजरता है? सेल वॉल के जरिए। इस वजह से ये किसका पार्ट है? सेल वॉल का पार्ट है, ठीक है। ये सारा किसके स्ट्रक्चर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में था। और नेक्स्ट है वो हमारे पास है, इन्होंने बोली हुई है एल्गी में भी सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। फंगल में सेल वॉल होती है जो काइटिन से बनी होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोट जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, एल्गी की सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी है। इसके अलावा फंगल सेल वॉल, फंगल की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। और एनिमल सेल्स या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में, हम सेकंड चैप्टर में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हमने प्रोटोजोआन्स का नाम बोला था, इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। एनिमल्स में या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ सेल वॉल है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल को यहाँ मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट्स के फॉर्म में शो कर दिया है। सेल वॉल का पहला फंक्शन क्या है? कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंडिविजुअल सेल को। और जब इंडिविजुअली सेल को सपोर्ट मिलती है तो सारे एंटायर जो सारे के सारे सेल्स हैं उनको जब इंडिविजुअली सपोर्ट मिलती है तो ओवरऑल एज अ होल वो पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको शेप प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी की वजह से उसे प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर शेप डेवलप हो जाती है और टर्गर प्रेशर डेवलप करने का बायस बनता है, ठीक है। प्लांट सेल्स में टर्गर प्रेशर भी डेवलप हो सकता है ड्यू टू सेल वॉल, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि वे ये प्रेशर को रेजिस्ट कर सके, प्रेशर को बियर कर सके, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिड होने के बाद अपनी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है जो क्या कहलाता है? टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट वी विल मूव टू सेल मेम्ब्रेन। जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल में, but it is present next to cell wall in plant cell, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर की तरफ मौजूद होती है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग ही सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये तीन चीजों से मिलकर बनी है। एक क्या है? प्रोटीन्स, दूसरी फॉस्फोलिपिड्स एंड तीसरी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन्स अगर हम देखें तो 60 to 80% है सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स 20 to 40% है एंड कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेसेस में मौजूद होती है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम इसको क्यों बोलते हैं कि जैसे समंदर में बड़े बड़े आइसबर्ग्स, जो बड़े बड़े पहाड़ के बर्फ के पहाड़ कह लें, समंदर में जैसे तैर रहे होते हैं, ऊपर से उनका हल्का सा चोटी, पहाड़ों की जो चोटी है, बर्फ के पहाड़ों की चोटी वो नजर आ रही होती है, तो जैसे वो समंदर में तैर रहे हो, तो बिल्कुल इसी तरह से जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल उससे रिजेंबल करता है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आइसबर्ग्स इसमें क्या होंगे और जो समंदर वाला फ्लूइड पोर्शन है वो कौन से स्ट्रक्चर से बना होगा, ठीक है। तो इसमें अभी हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो ये आपके सामने मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन की ये
जो डायग्राम है वो आपको सामने रखी है, इसको आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो येलो पोर्शन है और उसके नीचे ये जो ब्राउन कलर की आप लोगों को दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, तो ये इस तरह से है, ऊपर इसके हेड है और नीचे इस तरह से थ्रेड लाइक टेल है, ठीक है। इसमें इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है, और ये जो थ्रेड है ये इसके क्या कहलाती हैं, टेल्स कहलाती हैं, ठीक है। और ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोलिपिड। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर और एंटीरियर साइड पे दोनों साइड पे अरेंज हुए होते हैं, और जो हेड्स होते हैं इनके, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग होते हैं, उसमें वाटर और उसमें डिजोल्व सब्सटेंसेस अपने साथ अटैच करके मेम्ब्रेन के अंदर पास करना होता है, इसलिए ये मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल और इंटरनली अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम ये इधर से ऊपर वाले साइड देखें तो ये आप लोगों का मेम्ब्रेन का आउटर पोर्शन है और ये मेम्ब्रेन का इनर पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है, बाइलेयर मींस टू लेयर्स। यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो दो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होती है, एक इसकी ये आप लोगों को ऊपर लेयर नजर आ रही है, इसके साथ ये इसकी टेल्स अटैच है, और एक लेयर ये नीचे नजर आ रही है जिसकी टेल्स ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। मींस जो टेल्स होंगी वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ दबी हुई होंगी, लेकिन जो हेड होगा वो ऊपर सामने वाले पोर्शंस में होगा, क्योंकि इस तरह से उसने डिजोल्व वाटर को, पानी और उसमें डिजोल्व सब्सटेंसेस को अपने अंदर अपने साथ अटैच करना है, और फिर टेल्स के जरिए उसने दूसरे सिरे तक पहुंचाना है। और हो सकता है बाहर से उसने अगर कोई चीज वाटर और उसमें डिजोल्व सब्सटेंसेस लेने हैं तो बाहर से हाइड्रोफिलिक पोर्शन उनको अपने साथ अटैच करेगा और टेल्स के जरिए मेम्ब्रेन के अंदर तक उसे पास करेगा, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है कि लिपिड्स की जो दो लेयर्स हैं, लेट्स सपोज ये मैं लिपिड्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये इनके हेड्स हैं, ये इनकी टेल है, ये लिपिड की एक लेयर है। इसी तरह नीचे उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर उसकी नीचे की तरफ है, ठीक है, और दोनों की जो टेल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। हेड को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटर, वाटर को वो पसंद नहीं करती, इसलिए वो अंदर की तरफ एम्बेडेड होती है, दबी हुई होती है, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अब इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, जो हमने बोला जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, और प्रोटीन्स की जो परसेंटेज है वो आप लोगों की 60 to 80% है, ठीक है। 60 to 80% क्या चीजें हैं, प्रोटीन्स हैं। अब इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो मोज़ेक फैशन में यहाँ पे मौजूद होती हैं। मोज़ेक मींस बड़े बड़े आइसबर्ग्स की फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लू पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स पूरी मेम्ब्रेन में इसी तरह से एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होती हैं, जो कुछ एट अ डिस्टेंस एक प्रोटीन हमें एम्बेडेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इस वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रिजेंबल करता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या बना रहा है, सी एक टाइप का सी समंदर बना रहा है, और उसमें जो ये हमारे पास प्रोटीन्स के बड़े बड़े पीसेस हैं वो आइसबर्ग्स की फॉर्म है उस फॉस्फोलिपिड के सी में फ्लोट कर रहे हैं। इस वजह से हम इसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये किससे रिजेंबल कर रहा है, जैसे जैसे बड़े बड़े आइसबर्ग समंदर में फ्लोट कर रहे हों, ठीक है। तो इसकी थ्योरी एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट postulates that the cell membrane consists of a double layer of phospholipids, ठीक है। इसमें फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, जिसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था, लिपिड बाइलेयर। लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर्स होती हैं जिसमें प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट होती हैं इन अ मोज़ेक फैशन, ठीक है। जैसे बड़े बड़े आइसबर्ग्स फ्लोटिंग सीन क्रिएट कर रहे होते हैं समंदर में, ओशंस में, बिल्कुल इसी तरह से प्रोटीन भी जो फॉस्फोलिपिड्स उसके अंदर ऐसे ही इनकॉर्पोरेट है मोज़ेक फैशन में। इन फैक्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स इन सी लाइक फ्लूइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड है वो सी लाइक फ्लूइड का फंक्शन क्रिएट कर रहा है और उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो आइसबर्ग्स की तरह फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके साथ साथ उसमें क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को स्टिफ होने से बचाते हैं, मींस उसको
करने से बचाते हैं, उसको रिजिड होने से बचाते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल विद द मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल से हमने या सिक्रीट करने होते हैं या सेल के अंदर लेकर जाने होते हैं। तो पहले वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ उन्होंने फ्यूज होना होता है, ठीक है। तो जो उनको जो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने में हेल्प करते हैं वो चीज कौन सी होती है? कोलेस्ट्रॉल होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर लिंक्ड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो या तो प्रोटीन्स के ऊपर एम्बेडेड होते हैं या फिर किसकी फॉर्म में एम्बेडेड होते हैं? लिपिड्स के ऊपर एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको चेन्स नजर आ रही है यहाँ पे पिंक कलर की, ये प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन लगा हुआ है। ये जो ग्रीन है ये आप लोगों को फॉस्फोलिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई नजर आ रही है। वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर वही कार्बोहाइड्रेट्स फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर अटैच हुए तो फिर वो क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमें प्रोटीन्स के साथ भी अटैच हुए हुए मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हमें लिपिड्स के साथ भी, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन हमें लिपिड्स के साथ भी अटैच हुई मिलती है। अगर तो वो लिपिड्स के साथ अटैच है डायरेक्टली, यहाँ पे देखें येलो कलर के लिपिड्स हैं, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है तो वो ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच है तो फिर हम उनको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो है कि आप उससे अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं तो ये मेरा फेलियर है, लेकिन अगर आपने समझा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये प्रोटीन के साथ भी लिंक्ड हो सकते हैं और लिपिड्स के साथ भी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपकी ये सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसके साथ साथ कुछ ग्लिसरोल्स भी हैं। और ग्लिसरोल सेल वॉल को स्टिफ होने से रोकते हैं और इनका काम क्या है कि ये सिक्रीटरी वेसिकल को सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल वॉल्स के साथ सिक्रीटरी वेसिकल की फ्यूजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को रेगुलेट करती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को कैसे रेगुलेट करती है? जैसे अभी हमने सेल वॉल की बात की तो सेल वॉल में हमने कहा था कि सेल वॉल क्या होती है? इनर्ट होती है। इनर्ट मीन्स के हर तरह का सब्सटेंस वो अपने अंदर से पास होने दे देती है, हर तरह का सब्सटेंस उसके अंदर गुजर जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को चाहिए होते हैं और कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर से उनको पास, सेल को नहीं चाहिए होते तो सेल मेम्ब्रेन उन्हें अपने अंदर से पास करना अलाउ नहीं करती। जो सेल मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? सेमी परमिएबिलिटी कहलाती है। Permeability means allow some materials to pass through them and semi permeability means allows some materials to pass through them। के selective material सिर्फ अपने अंदर से उन मटेरियल्स को या उन आयंस को, उन रिजॉल्व सब्सटेंसेस को पास करने देती है जो सेल के लिए जरूरी होते हैं, और जो बाकी सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो पास करना अलाउ नहीं करती, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है गेट कीपर। सेल मेम्ब्रेन किसका काम कर रही है? बैरियर या गेट कीपर का काम कर रही है। सेकंड ये कर रही है कि ये सेमी परमिएबल है, जो सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें से पास करते हैं बट अदर्स आर ब्लॉक्ड। और इट मेंटेन्स फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। और सेल साइटोप्लाज्म में सेल के लिए जो एक एनवायरनमेंट होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो मेंटेन रखने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। मतलब उसे नेसेसरी मटेरियल्स और नेसेसरी मिनरल्स प्रोवाइड करती है जो सेल वॉल के लिए, सेल के फंक्शन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करती है बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर लेकर जाती है और कुछ मटेरियल्स को सेल से बाहर लेकर आती है, ठीक है। तो दिस वाज सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, बाजू का पूरा डिटेल नोट आ जाते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ये याद करना है और इसको समझना भी है। जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया तो आपको डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सिंपल जो डायग्राम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं वो इस टाइप की भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आप लोगों को ऊपर ये लिपिड फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, ठीक है। ये वाली ब्लू लेयर है ये एक लेयर है, ठीक है। और नीचे वाला देखें ये आप लोगों को दूसरी लेयर नजर आ रही है, ठीक है। और लिपिड बाय लेयर में जो प्रोटीन्स हैं वो इस तरह से एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन है। और
यहाँ ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये आप लोगों की चैनल्स हैं जिसके जरिए मटेरियल्स अंदर या बाहर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से अंदर और सेल मेम्ब्रेन से बाहर। इसके अलावा ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल है जो सेल लिपिड्स के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होता है, जो स्टिफनेस से बचाता है सेल मेम्ब्रेन को, और ये फ्यूजन का काम, सिक्रेटरी वेसिकल को सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन्स के ऊपर भी एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, और लिपिड्स के ऊपर भी अगर वो प्रोटीन्स के ऊपर मौजूद है तो उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, और अगर वो लिपिड्स के ऊपर मौजूद हैं तो फिर हम उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स को देखें, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे लेकर न्यूक्लियस तक ये जो आप लोगों को वाटरी पोर्शन बीच में नजर आ रहा है, फ्लूइड पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है और उस वाटर में डिजोल्व और सस्पेंडेड फॉर्म में मटेरियल्स मौजूद होते हैं। 90% वाटर में जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं वो डिजोल्व फॉर्म में भी हो सकते हैं और सस्पेंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है इसका फंक्शन क्या है कि ये एक साइट प्रोवाइड करता है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म साइट है फॉर मैनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ये बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए एक साइट का काम करती है। ठीक है, और इसके अलावा ये फूड को भी स्टोर करने का काम करती है और वेस्ट को भी। ठीक है, मतलब टेम्पररी जो फूड बाहर सेल के बाहर से सेल में एंटर आ रहा है उसको कुछ देर के लिए साइटोप्लाज्म में स्टोर होना पड़ता है, देन उसके ऊपर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसी तरह अगर सेल के अंदर से वेस्ट मटेरियल ने बाहर जाना है तो वो कुछ देर के लिए साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा, देन उसके बाद प्रोसेसेस होंगे और वो सेल से स्क्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो साइटोप्लाज्म है वो फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है और वेस्ट मटेरियल को भी कुछ देर के लिए स्टोर करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हैं, उनको हम नीचे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जितनी भी सेल की ऑर्गेनेलीज हैं वो कहाँ मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है विद डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स, और ये साइट प्रोवाइड करती है फॉर बायोकेमिकल प्रोसेसेस, और ये स्टोर करता है फूड ग्रेन्यूल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स फॉर सम टाइम, और जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं जी, सेल ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो सेल्स के अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और ये सारे स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, और जो दैट हैज स्पेसिफिक फंक्शंस इन द सेल, जो सेल के अंदर एक खास फंक्शन रखते हैं या खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी बेस पे ओवरऑल सेल का फंक्शन बनता है, जिसको और उन सारी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, सब सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स इन द सेल दैट हैज स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो हम सेल ऑर्गेनेली स्टडी करने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और पूरे साइटोप्लाज्म में ये बिखरी हुई मौजूद फैलती चली जाती है, और एंड तक जो सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन है वहां तक ये इसी तरह से पीछे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये मौजूद होती है। ये मेम्ब्रेन, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ से, और ये असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है क्या, फ्लैटेंड सैक्स हैं, छोटी छोटी सी थैलियां हैं
और ये थैलियां क्या कहलाती हैं, सिस्टर्नी कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो थैलियां हैं ये आपस में, यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ गया, छोटे छोटे से सैक्स हैं और इनमें ये आप लोगों को ये कनेक्टेड पोर्शन नजर आ रहा है जो इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। एक और डायग्राम के साथ थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। जी, तो आपके सामने ये मैं नीट डायग्राम लेकर आई हूँ, इसमें क्लियर हो रहा है। ये आप लोगों का देखिए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये क्या है, छोटे छोटे से सैक्स हैं। ठीक है, और इन सैक्स को, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्या है, एक सैक टाइप है और उस सैक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, और ये जो सिस्टर्नी है ये आपस में एक नेटवर्क बना देते हैं। नेटवर्क मीन्स के सारी की सारी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और ये देखें, ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी है और ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, फ्लैटेंड सैक्स है, फ्लैटेंड सैक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और वो नेटवर्क बनाते हैं ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स के, एक दूसरे के साथ वो सैक्स कनेक्टेड होती हैं जिसकी वजह से वो एक नेटवर्क टाइप चीज बन जाती है। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स की शक्ल में होते हैं, छोटे छोटे से मोतियों की शक्ल में होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस को रफ अपीयरेंस देते हैं। इस वजह से हम उस रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस स्मूथ होती है और हम उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ को हम इसलिए रफ बोलते हैं क्योंकि वो किससे, उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सही है, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो अब मैं पॉइंट बोलने जा रही हूँ आप लोगों ने गौर से सुनना है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं, चूंकि राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का जो अपना काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी वजह से राइबोसोम्स की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूदगी की वजह से हम कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, तो अगर हम इसके फंक्शंस में देखें, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स, एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि अभी हमने बोला ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। सेल पूरा छोटे छोटे थैलियों की शक्ल में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इट मींस कि ये सेल को किसी ना किसी तरह की मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मींस उसको इंजरी से बचाएगा। ठीक है, दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, और ये सेल के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है कि इससे छोटे छोटे से वेसिकल्स जनरेट होते हैं जो या तो वेस्ट मटेरियल अपने अंदर लिए हुए होते हैं या फिर बाहर से फूड पार्टिकल्स अपने अंदर लेकर आते हैं। तो बाहर वाले जो है ये रेटिकुलम के साथ फ्यूज होकर न्यूक्लियर तक अपना फूड सब्सटेंसेस पहुंच जाते हैं और वेस्ट मटेरियल है तो वो न्यूक्लियर से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का भी बायस बनते हैं विद इन द सेल। ठीक है, और ड्यू टू अटैच राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से ये किसमें रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसमें रोल प्ले करता है, लिपिड सिंथेसिस में, इंक्लूडिंग स्टीरॉयड। ठीक है, लिपिड्स भी सिंथेसाइज करता है और उसके साथ स्टीरॉयड्स भी सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, मतलब उसमें से जो सेल के लिए जो सब्सटेंसेस टॉक्सिक होते हैं उनकी टॉक्सिफिकेशन को खत्म करता है। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे मौजूद होते हैं, मसल सेल्स में जब मौजूद होते हैं तो मसल सेल्स में ये वहां पे मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें तो दोनों रफ और स्मूथ कलेक्टिवली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं।
और अगर हम सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें तो वो राइबोसोम्स के अटैचमेंट की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फंक्शन प्ले करता है। एक ये लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, ठीक है, और लिपिड्स की सिंथेसिस के बाद के अलावा ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है और मसल सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत ही मजे का टॉपिक है, अभी हम इसे स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो जो हमारा राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। मैं भी आपको ऊपर बता चुकी हूँ, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करते हैं। और अगर हम सेल देखें तो सेल का जो ड्राई वेट है, ठीक है, सेल का जो ड्राई वेट है उसमें हमारे पास जो 55% है वो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सेल का ड्राई वेट की बात करें तो उसके ड्राई वेट में 55% ड्राई वेट में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इस प्रोटीन्स की परसेंटेज को मेंटेन रखने के लिए सेल को चाहिए होता है कि वो जल्दी से जल्दी हाई रेट पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करे, ठीक है। और ये रोल कौन प्ले करता है? राइबोसोम्स प्ले करता है, ठीक है। अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है। जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में मौजूद होते हैं। ऊपर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होती हैं और इनका स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल लाइक होता है। इस तरह से ग्रेन्यूल्स की फर्स्ट फॉर्म में होता है जिसके 2 यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर यूनिट होता है और दूसरा इसके साथ जो यूनिट अटैच होता है वो स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है। ये इसका लार्जर सब यूनिट और ये इसका लार्जर सब यूनिट, ठीक है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें ये किस किस चीज से मिलकर बना है तो इसकी रफली कंपोजिशन देखें तो इसमें प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है जो इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है जो इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर इन साइज हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनको सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम 70S साइज देते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं वो 80S उनको साइज हम देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइजेस हैं ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम में भी ये बुक में मेंशन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने ये जो साइजेस हैं वो याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 70S और यूकैरियोटिक सेल का साइज 80S होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में मैनी राइबोसोम्स आर आल्सो अटैच्ड on the surface of rough endoplasmic reticulum। यूकैरियोटिक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, उसमें हमने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में अटैच हुए होते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स के बारे में था, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इसमें किसी किस्म की मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं ये, ठीक है, जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड फॉर्म में भी मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये किसका काम करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। यहाँ पे ये आप लोगों को इसका लार्जर यूनिट नजर आ रहा है और ये स्मॉलर यूनिट नजर आ रहा है। जब वैसे ये वाले दोनों यूनिट्स साइटोप्लाज्म में अलग अलग इसी तरह से मौजूद होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का वक्त आता है तो ये दोनों यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और जो राइबोसोम्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ पॉलीसोम में अटैच होते हैं। ये देखें, ये नीचे इसकी मैसेंजर आरएनए की चेन है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है और उसके ऊपर राइबोसोमल के सब यूनिट्स अटैच हुए हैं। जो आप लोगों को ये ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट्स और बहुत सारे लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स या बहुत सारे जब राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉलीसोम कहलाता है, ठीक है। व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स are attached on the chain of messenger RNA then it is called as पॉलीसोम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसोम बोलेंगे। और पॉलीसोम
इससे यहाँ पे राइबोसोम्स के ऊपर ये जो आपको चेन्स नज़र आ रही हैं ये असल में क्या है, प्रोटीन्स हैं। मैसेंजर आरएनए उनको ट्रांसलेट कर रहा है अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को, और वो क्या बनाती जा रही हैं, प्रोटीन्स बनाती जा रही हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स में प्रोटीन सिंथेसिस में अपना पार्ट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ मैंने आप लोगों के लिए मेंशन भी कर दी है कि जो पोलिसोम है वो क्या है, पोलिसोम मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए। जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो सेल है वो राइबोसोम का साइज 70S है, 70S है, और जो यूकैरियोटिक का सेल साइज है वो क्या है, 80S है। ठीक है, नेक्स्ट एक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल और 1 लार्ज, और जब उसने प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो उस पर दोनों राइबोसोम्स के जो यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट राइबोसोम्स।